दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, सियासत में हर अनौपचारिक मुलाकात औपचारिकता की पूर्वावस्था होती है। एक ऐसी अवस्था जिसमें सियासत की तमाम संधियां और दुर्विसंधियां, तमाम तरह के दांव पेच सामने आने के पहले अंदरूनी तौर पर सह और मात के खेल के रूप में पहले ही खेले जा चुके हैं। और जब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो और नीतीश कुमार की बैसाखी पर चल रही नरेंद्र मोदी की सरकार की हो और उनके समर्थन को लेकर दिनों हफ्तों तमाम तरह की बातें इस रूप में चल रही हो कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन को बड़ी शिद्दत से बनाकर फिर उसे टाटा बाय बाय कहकर वापस लौटे थे, क्या उसकी तरफ रुख तो नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार दिल्ली में है। नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने भी पहुंचे हैं। चर्चा यह है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता मनमोहन सिंह के आवास के अंदर मौजूद थे। यदि चर्चाओं पर यकीन करें तो मौजूद थे। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में रहने वाले दो खास सिपहसालार, जी हां, पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन सिंह और मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ये दोनों आज उनके अनुपस्थित होने की खबरें आ रही है। ये दोनों उनके साथ मनमोहन सिंह के आवास पर जाने वाले लोगों की लिस्ट में नहीं बताए जा रहे हैं। अब गए या नहीं गए, गाड़ियों की कतार में तो नहीं दिखे, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक ये दोनों नहीं गए थे। अब सवाल उठता है कि इन दोनों को लेकर आखिर इतनी चर्चाएं क्यों हैं? और इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर बीजेपी की तरफ से दिए जाने की भी बात आ रही है। वो ऑफर क्या है उसकी बात भी अभी करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, इस देश के बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर क्या सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने नीतीश कुमार गए थे? स्वाभाविक है, शोक संवेदना व्यक्त करने तो गए थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब कहीं जाते हैं, उनके सिपहसालारों की संख्या और मौजूदगी से अंदाजा लगा लिया जाता है कि सियासत किस रूप में हो रही है। याद कीजिए 23 जनवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री की गाड़ी अचानक राजभवन की तरफ मुड़ गई थी। पटना में 40 मिनट तक वो राजभवन में थे और बाहर जो खबरें आई उसमें बताया गया कि वाइस चांसलर की नियुक्ति से संबंधित कुछ मसले थे, उस पर बात करने के लिए नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए थे। अब कौन से वाइस चांसलर की नियुक्ति का मामला था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 23 जनवरी के 5 दिनों के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बना ली थी। तो मुलाकात अनौपचारिक थी। अब उस 23 जनवरी वाली घटना के बाद सीधे लौटते हैं आज, यानी 29 दिसंबर 2024 की घटना पर 11 महीने 6 दिन बाद। तो 11 महीने 6 दिन बाद मनमोहन सिंह के आवास पर नीतीश कुमार की मौजूदगी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनके सिपहसालारों की गैर मौजूदगी यह बड़ी घटना है। नीतीश कुमार के सिपहसालारों के बारे में कई लोग ये कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब हैं। सवाल है, संजय झा नहीं थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के करीब रहने वाले लोगों को लेकर वो नहीं गए थे? आमतौर पर तो ऐसा होता नहीं है। संजय झा और ललन सिंह, इन दोनों में से कोई ना कोई दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ किसी भी दौरे पे दिखते हैं। वहीं बात बिहार की हो तो बिहार में विजय चौधरी और अशोक चौधरी दोनों में से कोई ना कोई दिखते रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली में दोनों में से कोई नहीं थे। पटना वाले जो दोनों हैं उनमें से कोई आए भी नहीं थे। तो क्या अंदर खाने बड़े खेल की बिसात बिछी हुई है? राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तो खुला ऑफर आ रहा है और उस ऑफर को नीतीश कुमार अस्वीकार कर देंगे, इसकी गुंजाइश तो अब कम दिखती है। इसलिए भी कम दिखती है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में साफ साफ बिहार के मुख्यमंत्री, चुनाव के बाद बनने वाले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर गोलमोल जवाब दे दिया था और वहीं से मामला बिगड़ा। उसके बाद बाबा साहब के ऊपर किस तरह की टिप्पणी सदन के अंदर अमित शाह ने कर दी वो भी सबने देखा। उसके बाद की परिस्थितियों में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई और उसके बाद पटना पहुंचकर बीजेपी के नेता अलग अलग स्वर में बोलने लगे। कोई अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि इस रूप में देने लगा कि बिहार में भाजपा का सीएम होना चाहिए।
कोई नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दोनों को एक साथ भारत रत्न देकर एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट का संकेत देने लगा। क्या नीतीश कुमार ये सब नहीं समझते हैं कि खेल क्या हो रहा था? दरअसल इस खेल के बाद मनमोहन सिंह के यहां कौन नीतीश कुमार के साथ जाएगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। नीतीश कुमार दौरे रद्द कर चुके थे मनमोहन सिंह के देहांत की खबर सुनते ही, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। दौरा रद्द करने के बाद वो घर में बने रहे, पटना में बने रहे। स्वाभाविक है कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में जब वो पहुंचते तो इतना वक्त और निजी बातचीत या किसी राजनीतिक खेल की तरफ बिहार बढ़ेगा, इसको लेकर अगर कोई बातचीत होनी होती तो वहां नहीं हो पाती, और वो मौका भी नहीं था, क्योंकि शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ वो जगह ऐसी नहीं थी जहां सियासी बातचीत हो सके। ये आचरण के विरुद्ध भी होता। लिहाजा नीतीश कुमार उस दिन तो नहीं आए, लेकिन उसके बाद पहुंचे हैं। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी झुकने का संकेत दे रही है, खुल के भले बोल नहीं रही है, और इन सब के बीच नीतीश कुमार सिर्फ एक एजेंडे पर चल रहे हैं कि किस गठबंधन के साथ रहकर जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, 80+ विधायक जीत कर आएंगे। इसको लेकर नीतीश कुमार फिलहाल मंथन की प्रक्रिया में है, और इस मंथन की प्रक्रिया में न तो राष्ट्रीय जनता दल के ऑफर को खुलकर नकार देने की बातें आ रही है, न ही अमित शाह के बयान पर जनता दल यूनाइटेड खुलकर प्रतिक्रिया दे पा रहा है कि कहीं उधर बात न बने तो इधर ही रहना पड़ा, तो ऐसा ना हो कि बयानबाजी इस लेवल पे पहुंच जाए कि साथ छोड़ने के सिवा कोई रास्ता ना हो। लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े ऑफर के संकेत है, इतने बड़े ऑफर जिसकी कल्पना भी नीतीश कुमार ने नहीं की थी। डिमांड उनकी है, जो ऑफर दिया जा रहा है उससे बड़ी डिमांड है। और अब अंदर खाने ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की 243 सीटों में से 120 सीटें जनता दल यूनाइटेड को देने पर हामी भर दी है, जबकि नीतीश कुमार 2005 और 10 के फॉर्मूले पर टिके हुए हैं कि हमें 141 सीटें चाहिए। 102 पर बीजेपी खुद लड़े या उनके साथ जो सहयोगी दल है, मसलन उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, उनको लेकर लड़े। और अब एक नई बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अपने 141 सीटों में से कुछ सीटों पर मुकेश सहनी यदि साथ आते हैं तो उनकी पार्टी को, जी हां, सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं बिहार में, हर विधानसभा सीट पर 8-10 हजार की पोलिंग कैपेसिटी उनके वोटर की मानी जाती है, तो उनको साथ लेने के एवज में अपने कोटे में जो 140 या 141 सीटें मांग रहे हैं, उसमें से सिर्फ मुकेश सहनी को 5-7-10 सीटें वो एडजस्ट करने की बातें अंदर खाने चला रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि 140 सीटें देने के बाद बीजेपी के पास बचेगा क्या, और बीजेपी के पास जब बचेगा खुद के लिए नहीं तो सहयोगी दलों मसलन चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को क्या देगी। कई सारे सवाल हैं, और इस सवाल के इर्द गिर्द दो बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। नंबर एक, इतनी बड़ी शर्त नीतीश कुमार ने इसलिए तो नहीं रखी क्योंकि उन्होंने गठबंधन को बदल देने का फैसला पहले कर लिया है, और अब उस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए एक असंभव सी शर्त रख रहे हो। नंबर दो, 120 की संख्या जो नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से ऑफर किए जाने की बात आ रही है, 122 पर बहुमत का आंकड़ा होता है, फिर 123 सीटें नीतीश कुमार सहयोगी दलों के साथ बीजेपी को छोड़ने के लिए तैयार कैसे हैं? बहुमत के आंकड़े पर तो वो खुद लड़ेंगे, और इस बात की पूरी संभावना है कि अगर वो राजद के साथ गए तो 100 सीटों पर राजद और जदयू लड़ सकती है। हो सकता है 5 सीटें नीतीश कुमार को ज्यादा दे दी जाए राजद से, लेकिन वहां वो राजी भी हो जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर 130 के नीचे नीतीश कुमार राजी होंगे, दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती। तीसरा भी एक पहलू है, वो पहलू क्या है? वो पहलू दरअसल ये है कि चुनावी राजनीति में वोटों का गणित, और वोटों के गणित के साथ साथ कुछ संवैधानिक दायित्व। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड समय से पहले चुनाव चाहता है। लोकसभा के साथ भी जेडीयू की इच्छा थी कि चुनाव हो जाए। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि जनता दल यूनाइटेड अपनी सीटों की संख्या को 43 से लगभग दोगुना पहुंचाना चाहती है।
और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर जेडीयू का स्ट्राइक रेट उतना बड़ा नहीं होगा जितनी बड़ी की उम्मीद वो कर रही है। यही वो कमजोर नस है जिस पर राष्ट्रीय जनता दल बटन दबा रही है, और यही वो कमजोर नस है जहां नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को लेकर सशंकित भी है, क्योंकि सीटें बीजेपी जेडीयू को दे भी दे 120 या 130। कैंडिडेट को लेकर के किस तरह की बातें हैं? बातें यही चल रही है कि कुछ बीजेपी अपने कैंडिडेट को जेडीयू के सिंबल पर प्लांट कर सकती है, एकनाथ शिंदेकरण की कोशिश कर सकती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? 148 सीटें ही बीजेपी खुद लड़ी थी और 140 के करीब सीटें बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनर के लिए छोड़ दी थी, यानी आधी सीटें छोड़ दी थी। उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी ने 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया और तमाम सहयोगी दलों के समर्थन को भी अप्रासंगिक बना दिया। तो क्या बिहार में बड़े मैंडेट की स्थिति में नीतीश कुमार को अप्रासंगिक बनाने की तैयारी है? यह इतना बड़ा सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द अगले 15 दिनों के भीतर बिहार में बड़े राजनीतिक खेल की बुनियाद दिखाई दे रही है। और उस बुनियाद को पड़ता हुआ देख आज दिल्ली के दौरे पर संजय झा का, ललन सिंह का नीतीश कुमार के साथ नहीं दिखना इस बात का साफ इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी से दूर जाने की दिशा में नीतीश कुमार ने पहला कदम तो बढ़ा दिया है, लेकिन उस पहले कदम के बावजूद नीतीश कुमार पाला बदल देंगे या पाला बदलवा देंगे इसकी गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली का नंबर गेम बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अभी तो 120 के ऑफर की बात अंदर से आ रही है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता बचाने के लिए बीजेपी 140 का ऑफर भी नीतीश कुमार के सामने या जो जेडीयू की डिमांड है उसे स्वीकार कर ले। 130 से कम पर जनता दल यूनाइटेड के लड़ने की नौबत आई तो तय मानिए 15 जनवरी तक बिहार की राजनीति में या 15 से 20 जनवरी के बीच बिहार की राजनीति में बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है। अन्यथा सियासत है, सियासत की अपनी मजबूरियां हैं और इन्हीं मजबूरियों के सहारे सियासत आगे बढ़ती भी रही है। देखते जाइए, दिल्ली दौरे ने राजनीति तो गरमा दी, नीतीश कुमार ने दिल्ली के होश तो उड़ाए, गुजरात लॉबी के भी होश उड़ाए, क्योंकि भाजपा के साथ कथित रूप से सहानुभूति रखने वाले नेताओं को लेकर वो कांग्रेस नेताओं के साथ और मनमोहन सिंह के घर पर मिलने के लिए जो गए, सांत्वना देने गए, वहां नहीं गए, उनको लेकर नहीं गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है कि सियासत किस दिशा में जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।